सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको हेल्थ के सही मीनिंग मालूम है? स्वास्थ्य का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत बेहतर ढंग से समझाया जाएगा। ये क्लास 12th का जो चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है उसी के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो सीरीज़ बाय सीरीज़ चलेगा और मैं आपको बता दूं कि इन वीडियोस में हम बिल्कुल आपको ये फील नहीं होगा कि आप किताबों के लाइंस को पढ़ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम कहानी की तरह आपको समझाने की कोशिश करते रहेंगे। तो ये जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, इसमें हम डिज़ीज़ के बारे में एक्चुअली जानने की कोशिश करेंगे, हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, मतलब इंट्रोडक्शन होगा। आप पहले इसको समझिए, फिर इसके बाद हम लोग इसमें जो भी पॉइंट्स रिलेटेड हैं और जिस भी एग्ज़ाम के लिए, मेडिकल एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एंट्रांस एग्ज़ाम हो, बोर्ड हो, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए या फिर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएं कि आप हेल्थ का मतलब समझते क्या हैं? आपको क्या लगता है कि आप कब हेल्दी हैं? आप ज़रा सोचिए। तो आपको लगता होगा, आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर मेरे बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ। ऐसा होता है नॉर्मली और लगभग बात ठीक भी है, लेकिन हेल्थ के मीनिंग्स का मतलब हेल्थ का जो मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट है। हम बॉडी से हेल्दी होने की बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बॉडी में और भी बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं बॉडी के अलावा। अब आप सोच रहे हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो बॉडी के अलावा एग्जिस्ट करती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ब्रेन कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे सर इन द स्कल। तो फिर मैं आपसे पूछूं कि माइंड कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो आप नहीं बता पाएंगे। आप कहेंगे माइंड ऐसा तो कोई ऑर्गन है ही नहीं। माइंड तो माइंड होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आज मन कर रहा है कि आज ये खाऊं, आज मन करे स्कूल न जाऊं, तो मन कहीं भी नहीं होता है। जैसे सोल आत्मा को नहीं देख सकते, एनर्जी को नहीं देख सकते, उसी तरह से माइंड भी नहीं देख सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फिजिकली जब आप फिट हैं, मतलब बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप डिजीज्ड हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। जैसे मानसिक रूप से स्वस्थ कब नहीं है? क्या केवल पागल ही वैसे होते हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आज का जो हमारा डेली लाइफ है, टेंस्ड से भरा, स्ट्रेस से भरा, हम सब के पास कुछ ना कुछ वैसा है जो हमको डिस्टर्ब कर देता है। इवन एक छोटा बच्चा भी परेशान है बेचारे कि उसका खिलौना टूट गया, उसके पापा ने खिलौना खरीद के नहीं दिया, उसको भी टेंशन है इस बात की, है ना। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि जो डिजीज़ वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? डिजीज़ वर्ड में दो वर्ड्स हैं, डिस और ईज। डिस का मतलब होता है एब्सेंस, ईज का मतलब होता है कंफर्ट। यानी कि जब आपके कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि जब आपका बॉडी, आपका जो सोल है, आपका जो माइंड है, जब उसको लगता है कि वो कंफर्ट जोन में नहीं है, उसको मतलब दिक्कत हो रही है किसी भी तरह से, तो आप सिक हैं। अब ज़रा एक बात बताइए, ये ज़रूरी थोड़ी है कि आपको पेट दर्द करेगा तो ही आपका कंफर्ट एब्सेंट होगा, यानी कि आप आराम मुद्रा में नहीं हैं। ये ज़रूरी थोड़ी है कि आपके पैर में चोट लगेगा तभी आप डिस्टर्ब रहेंगे। हो सकता है आपके बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन फिर भी आप अगर स्ट्रेस में हैं, अगर आप टेंशन में हैं, तो भी आप आराम में नहीं हैं। मतलब आपको आराम नहीं है, आपको नींद नहीं लगेगी, हो सकता है आपको खाना ठीक नहीं लगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जब आप डिप्रेशन या स्ट्रेस में हो। तो WHO के अकॉर्डिंग, WHO ये कहती है कि एक व्यक्ति, एक पर्सन तभी हेल्दी होगा जब वो फिजिकली फिट हो, मतलब बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मेंटली फिट हो, मतलब उसको टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं हो, और सोशली भी फिट हो। अब तीनों के मायने हम पहले ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, मैंने वर्ड यूज़ किया है हेल्दी रहने के लिए, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। फिजिकल हेल्थ क्या होता है या फिजिकल फिटनेस क्या होती है? देखिए, फिजिकल का मतलब बॉडी। जब आप बॉडी से बिल्कुल स्वस्थ हैं, जैसे बॉडी में कहीं कोई बीमारी नहीं है, जैसे कि कोई कैंसर जैसी चीज़ें नहीं, कोई टाइफाइड नहीं, कोई मलेरिया नहीं, कहीं टीबी नहीं, कहीं कोई चोट नहीं, हीमोफीलिया नहीं, कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में नहीं है, ठीक है। कहीं कोई कटफट नहीं लगा हो, कहीं कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं हो, कोई डिजीज़ नहीं है बॉडी में, तो आप फिजिकली फिट हैं, ठीक है। मतलब बीमारी बिल्कुल शरीर में नहीं है, आप कोई भी मेडिसिन नहीं खा रहे हैं किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, देन यू आर सेड टू बी फिजिकली फिट। ठीक है, बात सही है।
मेंटली फिट की बात करें, मेंटल फिटनेस की बात करें, तो दिमागी रूप से स्वस्थ कब रहेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि जब आप मेंटली फिट हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन किसी चीज़ का नहीं है, आप स्ट्रेस में नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचते किसी चीज़ को लेकर के, तो आप मेंटली फिट हैं। क्योंकि जब आपको मेंटली प्रॉब्लम कोई होगा तब भी आप डिस्टर्ब रहेंगे। जो मैंने आपको बताया कि आपको हो सकता है नींद ना आए, आपको खाना पानी ठीक नहीं लगे, आप खोए खोए से रहते हो, और आजकल वैसी चीज़ें बहुत होती हैं हमारे साथ। सोशल फिटनेस का मतलब क्या होता है? देखिए, हम ह्यूमन बीइंग्स सोशल बीइंग्स होते हैं, मतलब हम एक सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा ह्यूमंस वहीं, मतलब जैसे अगर आपको भी कहीं रहना हो, नए जगह पे शिफ्ट होना हो, तो आप यही देखेंगे कि एक ऐसी जगह प्लॉट ली जाए जहाँ पे पहले से कुछ लोग रहते हों। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि हम एक दूसरे की मदद कर सके समय पर, और हम अकेले नहीं रह सकते क्योंकि हम सोशल बीइंग हैं, हमें एक दूसरे से इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है ना। तो अगर मान लीजिए हम एक सोसाइटी में रहते हैं और रहने के लायक हैं या नहीं, इस पे भी तो डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के लोगों से हमारा नहीं बनता है, ठीक है, मतलब ना हम उनसे ठीक ढंग से बात कर पाते हैं, ना हम उनको किसी तरह से कोई कंफर्ट दे पाते हैं, उनको हमारी वजह से कोई डिस्टर्बेंस है, तो हम सोशली फिट नहीं हैं। हमें सोसाइटी में भी फिट बैठना होगा किसी न किसी तरह से। तो तीनों एस्पेक्ट्स में आपको फिट होना होगा, देन यू विल बी सेड टू बी हेल्दी। तो आपको हेल्दी तभी कहा जाएगा। अब आप सोचिए कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस तरह से हेल्दी हो, है ना? क्योंकि मेंटल स्ट्रेस तो थोड़ा बहुत सभी को है, तो थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं चल सकता है। लेकिन फिर भी मेडिकल की भाषा की बात करें तो हम फिजिकल फिटनेस को ही हेल्थ मान लेते हैं आज के टाइम पे, है कि नहीं? अगर हम फिजिकली फिट हैं तो हम बोलते कि वी आर हेल्दी, राइट? अब हम बात करेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि जब आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो क्या हमें उस समय डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है? ऑब्वियसली वी नीड डॉक्टर व्हेन वी आर मेंटली डिस्टर्ब्ड, राइट? तो हमें किस तरह की डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है? इधर साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, वो भी तो डॉक्टर्स हैं, वो भी तो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, काउंसलिंग करके, हमसे बात करके, हमारे सिचुएशंस को समझ के हमें समझाते हैं, है ना? तो वो भी हमारा इलाज करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो बॉडी है वो हमेशा क्या हो, दवा से ही ठीक हो। अब मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बॉडी में, ये थोड़ा अलग हटके है बट रिलेटेड इसी से है, बॉडी में दवा कैसे काम करता है और हमें बार बार मेडिसिन ही क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है बॉडी को ठीक करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बॉडी में जब हम दवा खाते हैं तो ये जो दवा का मतलब असर होता है जिससे हम ठीक हो जाते हैं, या बॉडी हमें ठीक करती है? अब ज़रा सोचिएगा इस बात को। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑब्वियसली दवा खाते हैं तो ही ठीक होते हैं, नहीं तो दवा, अगर मतलब दवा से बिना दवा के ठीक हो जाता तो दवा क्यों खाते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे फिर एक सवाल पूछूं, या फिर सवाल आपको एक कहूं कि आज से हज़ारों लाखों साल पहले जब इंसान धरती पे आए थे, वो काफ़ी पुराने रूप में थे, हम हमारे जैसे इतने विकसित नहीं थे, दे वर नॉट एज डेवलप्ड एज वी आर नाउ। सो वो क्या उनको आइडिया था दवा का ऐसा कुछ कि उनको पैरासीटामोल लेना है, उनको एजिथ्रोमाइसिन लेनी है, उनको क्या ये चीज़ें उनको जानकारी थी? तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये जानकारी तो नहीं थी उनको, लेकिन वो लोग पौधे, कुछ हर्ब्स के पत्ते वगैरह खा के ठीक कर लेते थे। लेकिन बहुत शुरू में जाइए, जब उनको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था, उस समय क्या होता होगा? देखिए, जब कोई काम या फिर जब कोई चीज़ नेचर में बनाई जाती है तो उसके साथ जो कुछ भी होने वाला होता है, उसको ठीक करने के, उससे लड़ने के सारे, मतलब सारे के सारे जो उसके आप कह सकते हैं तरीका, लड़ने का जो तरीका, वो कैसे उसके साथ फेस करेगा, ये भी चीज़ उसको बना दिया जाता है, बताया जाता है ना? प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन भी आता है, तो प्रॉब्लम क्या होगा उस चीज़ के साथ, उसके साथ वो कैसे फाइट करेगा, ये भी उसमें ज़रूर ये कैपेबिलिटी होगी। तो हमारे बॉडी में भी वैसे पावर्स होते हैं कि हम अपने बॉडी को बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। होता क्या है कि जब हम अपने आप को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं दिखाने के लिए, तो हम बोलते हैं डॉक्टर साहब कि हमारा सिर दुख रहा है ना? तो बोलते डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि हो सकता है कि नॉर्मल पेन होगा, या फिर स्ट्रेस लिया होगा, या फिर आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है।
तो वो सिंपली आपको समझाते हैं कि देखिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको ये दवा लिख देता हूँ, आप ये दवा खाइएगा, आप ठीक हो जाइएगा। ठीक बात समझिएगा। तो हम उनकी बातों पे भरोसा कर लेते हैं, माइंड से भरोसा कर लेते हैं। जब माइंड किसी चीज़ को मान लेता है तो बस मान ही लेता है। अब हम विश्वास से दवा खाते हैं, हमारा विश्वास उसमें जुड़ गया ना। अब ट्रस्ट जो हमारा बना है ना उससे, अब वही हमें ठीक करना स्टार्ट करेगा। बार बार जो हम टैबलेट ले रहे हैं उसके साथ हमारा विश्वास जुड़ा हुआ है। हम अपने आप से कह रहे कि अब हम दवा खा रहे तो ठीक हो ही जाएंगे, तो वो ठीक होते हैं। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप कोई भी दवा खाइएगा और बिल्कुल उस पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। आपके ज़रूर आपके घर वाले ये बात बोलते होंगे कि बेटा विश्वास के साथ दवा खाओ, ठीक हो जाएगा। तो जब तक ट्रस्ट नहीं बनेगा आपका, तब तक दवा भी ठीक से नहीं काम कर सकता है ना। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं काम करेगा, दवा को काम करना है, वो केमिकल्स है तो ऑब्वियसली काम करेगा, लेकिन जितने अच्छे से काम करना चाहिए उतने अच्छे से काम नहीं करेगा वो। तो फिर आते हैं पॉइंट पे, फिजिकली फिट रहने के लिए। तो मैं आपको फिर से एक बात बता दूं पीछे जाके कि आप भी जब भी मेडिसिन्स लेंगे, ऑब्वियसली कोशिश करिएगा कम से कम मेडिसिन्स लेने की, क्योंकि मेडिसिन्स हैं जो मोस्टली केमिकल्स ही हैं, तो एक बीमारी को ठीक करते हैं, दूसरे बीमारी को क्रिएट कर देते हैं। तो बॉडी को भी थोड़ा समय दीजिए फाइट करने के लिए। बॉडी जानता है कैसे फाइट करना है। थोड़ा टॉलरेंट, जो आपको टॉलरेंस है, पावर जो है उसको बढ़ाइए, थोड़ा सहने की शक्ति को थोड़ी बढ़ाइए और बॉडी को फाइट करने दीजिए। बॉडी कर सकता है, है ना। तो आते फिर से पॉइंट पे, तो फिजिकल फिटनेस को ठीक रखने के लिए, मैंने फिजिकली हेल्दी रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा डाइट अच्छा होना चाहिए। डाइट में कोशिश करेंगे हमारा जो खाना है उसमें जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब जो पोषक तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स, इनका जो अमाउंट है, जो इनकी मात्रा है वो पर्याप्त हो हमारे खाने में। और इसके लिए आपको जानना होगा कि कौन, मतलब कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट। ये एज वाइज और बॉडी वेट वाइज प्रेफर किया जाता है डाइटिशियन के द्वारा। और वैसे मैं भी आपको बता सकता हूँ, अगले वीडियोज़ में जब हम बात करेंगे तो मैं बता दूँगा, ठीक है। उसके बाद डाइट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपको एक्सरसाइज, योगा करने की ज़रूरत है या फिर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मोस्टली एक्सरसाइज करना होगा, क्योंकि मसल्स, आपके हार्ट, लंग्स, ब्रेन, जो भी चीज़ें, जितने भी अंदर ग्लैंड्स बैठे हैं, ये सारे बहुत प्रॉपर वे में ढंग से काम कर पाते हैं। और एक्सरसाइज सबसे अच्छा अगर किसी के लिए है तो वो है आपके हार्ट के लिए। अगर हार्ट ठीक है तो समझिए बॉडी के सारे ऑर्गन्स ठीक है ना। फिर बात करें हाइजीन की भी बहुत ज़रूरत है। मतलब मान लीजिए कि आपका डाइट ठीक है, आप ये एक्सरसाइज करते हैं, बट आपके आसपास के सराउंडिंग्स में गंदगी बहुत ज़्यादा है। अब गंदगी है तो वहाँ पे बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। अब वहाँ पे हैं तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी में भी किसी न किसी तरह से वो एंटर कर ही जाएंगे, तो फिर वो हमें बीमार कर सकते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हमें अपने आप ठीक करनी होंगी। हमारा देखो आजकल क्या कहा जाता है, आपने सुना होगा कि जो ह्यूमंस का लाइफ स्पैन है आज के टाइम पे वो घट के 60 से 65 साल हो गया। अरे ऐसा थोड़ी है कि हमारे भाग्य में ऐसा लिखा गया कि भाई तू 60 से 65 साल तक ही जिंदा रहेगा, ऐसा नहीं है। हम अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके, डाइट को चेंज करके, अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करके और हाइजीन भी मेंटेन रख के हमें ये चीज़ करना है ताकि हम हेल्दी रह सकें। और जब आप हेल्दी रहेंगे तो WHO कहती है, और ये बात सही भी है, कि एक हेल्दी आदमी बाकी लोगों से एफिशिएंट होता है, मतलब कम टाइम पे बेहतर काम कर पाता है, प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है, लोगों से कम्युनिकेशन उसका बहुत अच्छा होता है, वो अट्रैक्टिव होता है। तो फ़ायदे ही हैं इसका नुकसान तो कुछ है नहीं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी इससे रिलेटेड बताने की कोशिश करूँगा। बहुत पहले, मतलब आज से 100, 200, 300, 400 साल पहले, जब साइंस इतना हाई एडवांस नहीं था, हमारे पास उतने टेक्नोलॉजीज़ नहीं थे, उतने डिवाइसेस, मशीन्स नहीं थे बीमारियों के इलाज करने के लिए, बीमारी को जांच करने के लिए, तो जो भी उस समय के वैद्य कह लीजिए, वैज्ञानिक कह लीजिए, वो अपने इमेजिनेशन पे कह लो या फिर आप उनको मतलब गेस करके कह लो, ये बहुत बताने की कोशिश करते थे कि आदमी को क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें एक हिपोक्रेट्स भी थे। हिपोक्रेट्स का जो रोल है मेडिकल साइंस में वो काफ़ी बड़ा है। तो जो मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं ना, जब वो ग्रेजुएशन करके आगे बढ़ते हैं तो उनको हिपोक्रेट्स का ही ओथ यानी कि शपथ ग्रहण करवाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो उन्होंने क्या सोचा था कि हमारे बॉडी के अंदर, जैसे मान लो कि एक आदमी को फीवर है,
ठीक है। तो अगर उसको फीवर है मीन्स उसके बॉडी के अंदर एक बाइल है, बाइल हमारे बॉडी में बनता है, लिवर बनाता है उसको, तो जो बाइल है वो ब्लैक कलर का होगा। ये बहुत ही नॉनसेंस थीसिस है कि नहीं, लेकिन उनको लगता था कि जो फीवरिश पर्सन होता है यानी कि हॉट पर्सनालिटी का पर्सन होता है उसके बॉडी में बाइल जो है वो ब्लैक होगा। अब इतनी बड़ी बेहूदगी वो करते थे, नसों में सुई चुभो के सारा का सारा ब्लड ड्रेन कर देते थे, बंदे का ब्लड निकल रहा है और चेक करते देखते थे भाई किधर से बुखार काला खून आ जाएगा, काला खून चेक कर रहे हैं कि काला खून आएगा तो उसको निकाल के फेंक दें, मतलब वो निकालते इसलिए थे कि काला खून होगा तो बॉडी से निकल जाएगा तो आदमी ठीक हो जाएगा। और ऐसे कई लोगों की मृत्यु हो गई कि काला खून मतलब बॉडी से सारा खून निकल जाता था, है कि नहीं। बाद में विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को स्टडी किया था मैमल्स पे, और ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन मतलब बॉडी में ब्लड कैसे घूमता है, क्या है, ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स यानी जो ब्लड के जो वेसल्स हैं उन सब को स्टडी किया, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पाया। तो उन्होंने इस थीसिस को रिजेक्ट कर दिया, क्रिटिकली कंडेम किया कि बिल्कुल गलत है, ऐसा ब्लैक बाइल जैसा कोई चीज़ नहीं होता है ना। तो वैसे बाइल का काम हमारे बॉडी में फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए होता है, जो डाइजेशन का ही एक पार्ट होता है, डाइजेशन नहीं होता है बट अ पार्ट ऑफ डाइजेशन, ठीक है। बाइल का काम, बाइल लिवर बनाता है और उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। अब हम बात करेंगे बीमारी कितने टाइप के होते हैं और बीमारी के कारण क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बीमारी के कारण क्या होते हैं, और फिजिकल डिजीज़ की हम बात करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। देखिए सबसे पहले हम ये जान लें कि मतलब बीमारी को बांट लेते हैं हम, बेसिस क्या ले रहे हैं डिजीज़ को बांटने का, तो बीमारी फैलने वाली है या फिर नहीं फैलने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हम बीमारी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो बीमारी फैल सकती है यानी पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगी उसको बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस, ठीक है। दूसरा होगा नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संचार, मतलब एक दूसरे से जो बात करते हैं ना उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन, यानी उसके लिए हम चीज़ों को एक से दूसरी जगह जाना होगा, है ना। जैसे मोबाइल क्या है, कम्युनिकेशन का मीडियम है। उसी तरह से कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी जगह पे जाना। तो ये बीमारी जो होती है कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज़ वो पर्सन टू पर्सन फैलती है। अब और जो कुछ बीमारियां हैं जो फैलती नहीं है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को फिर बांटा गया है कितने पार्ट में। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ को यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़ को फिर से दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक है आपको कॉन्टैजियस, फिर दूसरा है नॉन कॉन्टैजियस। आप सोचेंगे कि फैलने वाली बीमारी तो फैलने वाली ही होती है ना, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, एक है कॉन्टैजियस, दूसरा है नॉन कॉन्टैजियस। अब बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस की, मतलब जो नहीं फैलेगी, है ना, उसके लिए वो पर्सन खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका पहला टाइप है आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी कि खाने पीने की कमी से जो बीमारी होती है। दूसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि जीन्स डीएनए में गड़बड़ी की वजह से, क्रोमोसोम में गड़बड़ी की वजह से। उसका अगला है आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत कुछ भी प्रॉब्लम अगर एनवायरनमेंट से है तो, है ना। और उसके बाद एक और टाइप आप ले सकते हैं बॉडी एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब मान लीजिए बॉडी में आदमी गिर गया, पैर वैर टूट गया, हड्डी बड्डी टूट गई, तो ये तो आदमी खुद ही जिम्मेवार है, इसके लिए कोई थोड़ी फैला दिया बीमारी आके। अब जैसे मान लो कि एक आदमी का पैर टूटा हुआ, अगर उसको किसी से दुश्मनी है तो भी बगल में खड़ा हो जाए, पैर तुड़वा दे, ऐसा होता तो दिक्कत हो जाती है। तो पहले बात कर लेते हैं कम्युनिकेबल में जो दो बीमारियां हैं, जैसे कि कॉन्टैजियस और नॉन कॉन्टैजियस की। कॉन्टैजियस डिजीजेस हाईली कम्युनिकेबल होते हैं और ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं, ठीक है। कॉन्टैजियस डिजीज़ क्या होंगे, जैसे आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके दोस्त को या किसी को कॉमन कोल्ड है यानी सर्दी खांसी है, ठीक है। तो सर्दी खांसी वायरस से होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और ये वायरस का नाम होता है राइनो वायरस, ठीक है। और ये वायरस सबसे पहले हमारे नोज़ को इन्फेक्ट करना शुरू करती है, नोज़ के अंदर से आगे बढ़ना शुरू करती है, गले की तरफ जाती है, फिर ट्रैकिया की तरफ भी जा सकती है। तो जब ये इन्फेक्शियस एजेंट यानी कि वायरस आपके नोज़ में एंटर करता है ना, तो नोज़ भी कोई बेवकूफ़ नहीं है या फिर आपका बॉडी भी बेवकूफ़ नहीं है। द बॉडी एग्जैक्टली नोज़ व्हाट टू डू विद दीज काइंड ऑफ माइक्रोब्स, है ना। अब ये क्या करते हैं,
हमारा जो नोज़ है, जैसे वायरस एंटर करेगा ये क्या करेगा, म्यूकस बनाना स्टार्ट करेगा। म्यूकस जो इस सर्दी में समझ ही रहे हैं आप, तो वो इसलिए म्यूकस जो है इसलिए बनाया जाता है कि जो वायरस है ना उसको आगे जाने से रोका जाए, उसको वहीं पे ट्रैप कर दिया जाए, उसको सटा लिया जाए। फिर आपको क्या करेगी, एक सेंसेशन आएगा यहाँ से, मतलब एक फीलिंग आएगी कि आपको छींक आ रहा है। अब आप कस के छींकिएगा, अब क्या होगा, छींक के साथ साथ वो निकलेगा, अब उसमें सारा का सारा वायरस रहेगा। अब वो क्या होगा, अब छींक तो बहुत दूर तक जाता है ना, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, बूंदे जो नोज से गिरते हैं, है ना, वैसे भी सर्दी में नोज तो बहुत ज़्यादा रनी रहता है। अब उसमें वायरसेस होंगे, वो किया ही इसीलिए गया है, बॉडी ने छिकाया ही इसीलिए है कि वो सारे के सारे वायरस बाहर चले जाए प्रेशर के साथ। अब ई बंदे के बॉडी से निकला, दूसरे बंदे के बॉडी में चला गया, वो भेज दिया बेचारा, अब उसे भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा, होना ही है। अच्छा मान लीजिए आप उसके पास थे ही नहीं, अब मान लीजिए उसने ऐसे हाथ तो किया होगा अपना, अब उसके हाथ में तो लगा होगा, वो कहेगा क्या दोस्त क्या हाल है तेरा, ले बेटा तू भी ले कॉमन कोल्ड। इसीलिए कॉमन कोल्ड मुझे लगता है कि ये बहुत ही मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और इसी को बोलते हैं कॉन्टैजियस। हाथ मिलाने से, मान लीजिए कि वो आदमी अगर यहाँ पे हाथ रख दिया होगा तो यहाँ पे भी उसका वायरस आ जाएगा, है ना। अगर वो आदमी यहाँ पे हाथ रख देगा तो यहाँ पे भी उसका वायरस आ जाएगा, फिर आप उसको टच करेंगे तो वो ट्रांसफ़र आपके पास भी हो जाएगा। तो कॉन्टैजियस बहुत ज़्यादा फैलता है, बहुत हाईली कम्युनिकेबल होता है। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे अभी कोरोना वायरस था, नाम सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा मैं जानता हूँ, जा रहा है जाने दीजिए, अभी फ़िलहाल ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा कॉन्टैजियस है। और आपको पता है कोरोना से जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, ज़रा सोचिए, कोविड-19। इसका फुल फॉर्म मैं बताऊँ, देखिए वी फिर डी है फिर 19, को फॉर कोरोना, CO फॉर को मीन्स कोरोना, VI मतलब वायरस, D फॉर डिजीज़, यानी कोरोना वायरस डिजीज़ आया था का 2019 में, यानी कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। बताइए ये भी कोई नाम है, क्या करेगा, साइंटिस्ट लोगों को जल्दी नाम ही नहीं मिल रहा था इसलिए ये नाम दे दिया, है ना। चलिए, तो ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये मैं मजाक नहीं कर रहा। तो कोरोना वायरस से जो बीमारी होती है उसका नाम है कोविड-19, और ये भी आपको क्या है, ये कॉमन कोल्ड जैसा है, सर्दी खांसी। तो इसमें भी नोज से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, खांसेगा आदमी तो उसके साथ वायरस तो आएगा ही, क्योंकि बॉडी करवाया इसीलिए है। अब दूसरे के पास जाएगा या फिर कहीं पे चला गया। याद करिए मोदी जी एक दिन का जो है पूरा लॉकडाउन लगवा दिए थे, है ना, कर्फ्यू लगवा दिए थे हम ही लोग को बोल करके, मतलब सारे जनता कर्फ्यू अपने आप लगा लीजिए। हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, बड़ा मज़ा आ रहा था, सारा बाहर एकदम बंद सा, है ना। तो क्यों लगवाया था उन्होंने, इसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या था, क्योंकि मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग जिनको कोरोना वायरस उनके बॉडी में चला गया, उनको खुद मालूम नहीं है कि उनके बॉडी में कोरोना वायरस है, क्योंकि उसका जो सिम्टम है वो मोस्टली 14 दिन के बाद आता है, ठीक है। अब 14 दिन के बाद आएगा तो 14 दिन तक तो है। अब मान लीजिए कि बीच बीच में थोड़ा सर्दी खांसी अगर आ गया 7-8 दिन पे, तो वो बाहर गया, वो छींका है कहीं पे, मान लीजिए कि दुकान पे जाके किसी के छींक दिया हुआ है, अब वहाँ पे कोई एक आदमी हाथ रखेगा तो उसको भी हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा, वो 2 लोग को और छू देगा, 2 लोग 50 लोग को छुएगा, तो एक चेन रिएक्शन की तरफ फैलना स्टार्ट करेगा। तो इसी के लिए मान लीजिए कि अगर कहीं छींका उका भी होगा तो 2-4 घंटे में गर्मी हीट से वो वायरस इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये था, है ना। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो हाईली कम्युनिकेबल होती हैं, जिससे हमें बचना है। उसके बाद मैंने बताया कॉन्टैजियस के बाद नॉन कॉन्टैजियस। देखिए नॉन कॉन्टैजियस डिजीजेस भी बढ़ते हैं, ये भी बढ़ते हैं, नॉन कॉन्टैजियस भी फैलते हैं एक से दूसरे में, बट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं फैलते। देखिए इसमें क्या होता है ना कि सपोज़ करिए कि एक आदमी को टाइफाइड है। टाइफाइड क्या होता है,